नमस्कार। जी। आज हम बैरक फेस्ट ब्लॉक के कुछ हालिया और काफी दिलचस्प लेखों पर बात कर रहे हैं। जी। विषय ऊपर से देखें तो काफी अलग अलग से लगते हैं। मतलब अमेरिका में वो जो दूर दराज का चरमपंथ पनप रहा है, हाँ। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की की स्थिति, फिर भारत के साथ वो व्यापार वाली खींचतान और ट्रम्प की टैरिफ नीतियां, बिल्कुल। और मेक्सिको तक जो अमेरिकी हथियार पहुंच रहे हैं वो मुद्दा। लेकिन शायद ये सब मिलकर अमेरिका की जो मौजूदा अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां हैं उनकी एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, हो सकता है काफी जुड़े हुए मुद्दे लगते हैं ये। तो देखते हैं इन लेखों में क्या खास बातें हैं, क्या नजरिया सामने आते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका के घरेलू हालात से। देखिए, एक लेख है जो अमेरिका में जो दूरदराज का चरमपंथ बढ़ रहा है ना, उस पर काफी गहरी चिंता जता रहा है। इसमें एक खास बात यह है कि कैसे ये FPV ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, वो बिजली ग्रिड जैसे जरूरी ढांचों पर हमले के लिए लेख यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल। और लेख कहता है कि ये समूह जो हैं वो यूक्रेन युद्ध, आईसिस और यहाँ तक कि मैक्सिकन कार्टेल्स के तरीकों से भी प्रेरणा ले रहे हैं। अच्छा। टेनेसी और मैरीलैंड में ऐसी साजिशों के उदाहरण भी दिए गए हैं लेख में। हाँ, और देखिए लेख ये साफ करता है कि ये कोई छोटी मोटी चिंता नहीं है। अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग है, DHS, जी, उसने अपने 2025 के आकलन में बाकायदा कहा है कि नस्लीय या जातीय नफरत फैलाने वाले हिंसक चरमपंथी, जिन्हें वो RMVs कहते हैं, हाँ, RMVs, और सरकार विरोधी हथियारबंद गुट, ये देश के लिए सबसे बड़े घरेलू आतंकी खतरे हैं। तो मतलब ये सरकारी स्तर पर मानी हुई एक बड़ी समस्या है। ये लेख थोड़ा इतिहास में भी जाता है, मतलब पुराने KKK से लेकर, हाँ, वो 90s के मिलिशिया आंदोलन, बिल्कुल, और ओक्लाहोमा सिटी बम धमाका भी। लेकिन आज का जो दौर है ना, हाँ, ऑनलाइन कट्टरता, उसने इसे बहुत बहुत तेज और फैला दिया है। SPLC यानी सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर, उनके 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 1000 से ज्यादा नफरती समूह एक्टिव हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ, और श्वेत वर्चस्ववादी समूहों में पिछले 5 सालों में 50% की बढ़त हुई है। 50%? ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस उभार के पीछे कई वजह बताई गई हैं लेख में। जी, जैसे 2016 का चुनाव जी, और उसके बाद वो जो राष्ट्रीयवादी बातें थीं, जी, उनका आम हो जाना। हाँ, वो माहौल। फिर 2017 की शार्लेट्सविल रैली और वो ग्रेट रिप्लेसमेंट वाली साजिश की थ्योरी। हाँ, वो भी काफी फैली। कोविड महामारी के दौरान सरकार विरोधी भावनाएं बढ़ीं और जाहिर है 6 जनवरी 2021 का कैपिटल पर हमला, वो जो एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। बिल्कुल। लेख ये भी इशारा करता है कि ये समूह अब मतलब किसी एक नेता के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गुटों में बट गए हैं, विकेंद्रीकृत हो गए हैं। और कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2025 जैसी पहलों के जरिए मुख्यधारा की राजनीति में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 2025, ये वही है ना जो अगली रिपब्लिकन सरकार के लिए नीतियां बना रहा है। हाँ, वही एक रूढ़िवादी थिंक टैंक की योजना है ये। लेख में कुछ खास तरह के समूहों का जिक्र है, जैसे सरकार विरोधी ओथ कीपर्स। हाँ, जिनके संस्थापक स्टुअर्ट रोड्स को तो हाल ही में 18 साल की सजा भी हुई है। और श्वेत वर्चस्ववादी एटम वॉफन डिवीजन AWD और द बेस, इनकी भर्ती के तरीके भी बताए हैं लेख में। मतलब ये सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और अक्सर पूर्व सैनिकों को निशाना बनाते हैं। अच्छा, और इनकी गतिविधियां भी, मतलब सड़क पर हिंसा से लेकर कैपिटल हमले तक। और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की साजिशें। हाँ, CSIS नाम की एक संस्था है, उनके डेटा के मुताबिक 2017 से 22 के बीच ऐसे समूहों ने कम से कम 67 हमले या साजिशें की। 67? जी। इनकी सोच के केंद्र में अक्सर वो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है। मतलब ये डर के गोरे लोगों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश चल रही है। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये वैश्वीकरण, बहुसांस्कृतिकवाद, बंदूक नियंत्रण कानूनों और सरकार के खिलाफ होते हैं। यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया भी काफी आम है इनमें। कुछ समूह जैसे AWW और द बेस तो त्वरकवादी हैं। एक्सेलरेशनिस्ट? त्वरकवादी मतलब वो मानते हैं कि समाज को हिंसक रूप से गिराना जरूरी है ताकि उसकी जगह एक नया श्वेत राष्ट्र बनाया जा सके। बाप रे। सामाजिक स्तर पर लेख ये भी कहता है कि अकेलापन और पहचान का संकट भी लोगों को कट्टरता की तरफ धकेलने की एक वजह बन सकता है। और जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। FBI इसे सबसे बड़ा खतरा मानती है, पर कार्रवाई मुश्किल है। क्यों? पहली वजह तो अमेरिका का पहला संशोधन है जो बोलने की आजादी देता है। तो जब तक कोई सीधे हिंसा ना भड़काए, कार्रवाई करना मुश्किल होता है। हाँ, ये एक पेंच है। और दूसरी बात, लेख बताता है कि 2025 के बजट में
घरेलू आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ संसाधनों में कटौती की भी बात है। ओह, और तीसरा, इन चरमपंथियों के पुलिस या सेना में घुसपैठ का खतरा भी है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। और ये भी है कि अमेरिका ने इन घरेलू समूहों को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकी संगठनों जैसा दर्जा नहीं दिया है। और एक दिलचस्प बात यह है, मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुखिया DNI और CSIS दोनों का मानना है कि अमेरिका के लिए अब ये घरेलू दूरदराज का चरमपंथ वो इस्लामिक आतंकवाद या मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन चुका है। ओह, ये तो वाकई में बड़ी बात है। हाँ, 2010 के बाद से ऐसे हमलों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है, ऐसा लेख कहता है। और ये लोग अब ड्रोन, 3D प्रिंटेड हथियार, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, इन सब नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर में लेख कुछ समाधान भी सुझाता है, जैसे शायद घरेलू आतंकवाद से निपटने के लिए नए कानून बने, समाज में अकेलेपन और गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए कार्यक्रम हो, बेहतर खुफिया जानकारी जुटाई जाए, और राजनीतिक जवाबदेही। हाँ, सबसे जरूरी, ताकि नेता ऐसी भड़काऊ बातों को बढ़ावा ना दें। तो लेख का निचोड़ साफ है, ये खतरा घर का है और अमेरिका के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी प्रणालीगत चुनौती है। बिल्कुल, देखा जाए तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, अब ये गहरी सामाजिक राजनीतिक चुनौती बन गई है। तो ये थी अमेरिका के अंदर की बात। अब जरा यूक्रेन की तरफ चलते हैं। एक और लेख है और उसका शीर्षक ही काफी प्रोवोकेटिव है। क्या ज़ेलेंस्की पद पर भी मस्कराएं? हाँ, ये शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला है। इसमें तर्क दिया गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास युद्ध खत्म करने के राजनीतिक रास्ते मौजूद हैं, पर वो शायद उन्हें अपना नहीं रहे हैं। लेख का मुख्य तर्क, जैसा मुझे समझ आया, वो ये है कि ज़ेलेंस्की शायद अमेरिका और रूस दोनों के सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के जाल में फंस गए हैं। मतलब वो हथियार बनाने और बेचने वाले उद्योग? अच्छा, ये उद्योग लड़ाई से पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए तो कभी न खत्म होने वाला युद्ध एक मुश्किल शांति समझौते से बेहतर हो सकता है, लेख का ये मानना है। तो लेख कह रहा है कि सिर्फ सैन्य जीत शायद मुमकिन नहीं है। हाँ, और वो नेपाल के गृह युद्ध का उदाहरण देता है। अच्छा, जहां राजनीतिक समाधान ही काम आया था आखिर में, और वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को भी एक तरह की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही मानते हैं, जिसका मकसद दुश्मन को कमजोर करना है। लेख सीज फायर फर्स्ट, यानी पहले युद्ध विराम करो फिर बात करो वाली रणनीति को भी नाकाम बताता है। हाँ, उसका कहना है कि इससे असली राजनीतिक मुद्दे टल जाते हैं। सुझाव यह है कि पहले एक राजनीतिक पैकेज पर सहमति बने और फिर युद्ध विराम हो। तो क्या लेख कोई ठोस सुझाव भी देता है ज़ेलेंस्की के लिए? हाँ, कुछ ठोस राजनीतिक कदम सुझाए गए हैं, जैसे पहला, शांति स्थापित करने के वादे पर चुनाव कराकर नया जनादेश मांगे। दूसरा, संविधान से नेटो सदस्यता का लक्ष्य हटाने का प्रस्ताव रखें, जिसे लेख रूस के लिए उकसावा मानता है। बिल्कुल। तीसरा, यूक्रेन को एक संघीय देश बनाए जिसमें सभी क्षेत्रों को स्वायत्तता मिले और रूसी भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। ये तो बड़ा कदम होगा। हाँ। चौथा, विवादित इलाके जैसे क्रीमिया में UN की निगरानी में जनमत संग्रह कराएं, जिसमें 3 विकल्प हों: यूक्रेन में रहना, आजाद होना या रूस में शामिल होना। पांचवा, UN शांति सेना को बुलाएं और दोनों सेनाओं को विवादित क्षेत्रों से कम 50 मील पीछे हटाएं। और छठा, रूस पर लगे प्रतिबंधों को इस बात से जोड़ा जाए कि वो युद्ध विराम और जनमत संग्रह के नतीजों का कितना पालन करता है। ये सुझाव सुनने में तो बड़े लगते हैं, पर क्या लीक बताता है कि ज़ेलेंस्की के लिए ये असल में कितने मुमकिन है? मतलब उनके अपने देश के अंदर इनका क्या असर होगा? देखिए, लेख इस पहलू पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। उसका फोकस इस बात पर ज्यादा है कि अगर ज़ेलेंस्की ये कदम उठाते हैं तो वो इतिहास में एक स्टेट्समैन के तौर पर याद रखे जा सकते हैं, शायद नोबेल शांति पुरस्कार भी जीत जाएं। अच्छा। लेकिन लेख चेतावनी भी देता है कि अगर वो सिर्फ पश्चिमी देशों की तारीफों के पीछे भागते रहे और शांति के लिए ऐसी कल्पनाशील कोशिशें नहीं की, तो इतिहास उन्हें पद पर रहते हुए भी एक मस्खरा ही मानेगा। ये जाहिर तौर पर उस लेख का अपना नजरिया और विश्लेषण है। तो यूक्रेन से हटकर देखें तो ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियां भी इन लेखों के केंद्र में हैं, खासकर भारत के साथ रिश्तों पर। एक लेख है, शीर्षक है टैरिफ ट्विन्स। हाँ, पढ़ा मैंने। ये ट्रंप और उनके सलाहकार पीटर नवारो पर काफी व्यंग्यात्मक अंदाज में निशाना साधता है। बिल्कुल। इसमें कहा गया है कि ये दोनों अदालतों और अमेरिकी कांग्रेस को नजरअंदाज करके मनमाने ढंग से टैरिफ यानी आयात शुल्क थोप रहे थे।
हाँ, और ये लेख अमेरिकी अपीलीय अदालत के उस हालिया फैसले का जिक्र करता है। हाँ, जिसने IEEPA यानी वो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम है जी। उसके तहत लगाए गए कई टैरिफ को अवैध ठहरा दिया। अदालत ने माना कि यहाँ इस कानून का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ था। लेख में ट्रंप और नवारो की प्रतिक्रिया का भी मजाक उड़ाया गया है। वो कह रहे थे अमेरिका खत्म हो जाएगा, तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा। हाँ, और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया भी थी, अपनी हद में रहो। बिल्कुल। लेख का तर्क सीधा है, टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो अमेरिकी लोग भरते हैं और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। और इसी लेख में ट्रंप को खतरनाक मस्खरा कहा गया है। हाँ, डेंजरस बफून, जो लेख के मुताबिक जानकारी कम रखता है लेकिन ताकत बहुत ज्यादा। ये लेख का नजरिया है। अब आते हैं सीधे भारत अमेरिका व्यापार पर। इस पर 2 लेख फोकस करते हैं। बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने अगस्त 2025 में भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया था। 25 से 50? बहुत ज्यादा। हाँ, वजह बताई गई भारत के साथ अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा, जो 2024 में करीब $46 अरब था। और भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद। तो इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता था। हाँ। करीब $87 अरब का निर्यात है भारत का अमेरिका को। हाँ, खासकर कपड़ा, दवा, IT जैसे जरूरी क्षेत्रों में। तो भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? हाँ। एक लेख बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने GST 2.0 सुधारों की घोषणा की। अच्छा, GST 2.0? हाँ, इसका मुख्य मकसद था भारत की घरेलू मांग को बढ़ाना, जो भारत की GDP का करीब 61% हिस्सा है, ताकि ट्रंप के टैरिफ जैसे बाहरी झटकों का असर कम किया जा सके। मतलब अगर बाहर माल बेचना मुश्किल हो तो देश के अंदर ही खपत बढ़ाओ। बिल्कुल, यही सोच लगती है। अच्छा, तो ये GST 2.0 है क्या असल में? लेख क्या कहता है? लेख के मुताबिक इसका मुख्य सिद्धांत है टैक्स सिस्टम को सरल बनाना। मोटी तौर पर 3 दरें होंगी। 5% जरूरी चीजों पर जैसे खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है। 18% स्टैंडर्ड रेट, जो ज्यादातर सामान और सेवाओं पर लगेगा, और 40% लग्जरी या नुकसानदेह चीजों पर जैसे सिगरेट, महंगी कारें। अच्छी बात यह है कि दूध, घी, चीनी, दवाएं, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट जैसी कई चीजों पर टैक्स कम किया गया है। ये तो आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। हाँ, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उन पर सिर्फ 5% टैक्स रखा गया है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? कुछ अनुमान है? हाँ, लेख में कुछ अनुमान दिए गए हैं। जैसे SBI रिसर्च का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ सकता है। 5 लाख करोड़? जी। एलारा कैपिटल का अनुमान है कि GDP 1 से 1.2% तक बढ़ सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इन सुधारों का हवाला देते हुए भारत की अगले वित्त वर्ष यानी FY 26 के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। तो इसे सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक टिप्पणीकार है मनोरंजन शर्मा, उनका जिक्र है, जो कहते हैं कि ये घरेलू सुधार बाहरी झटकों के खिलाफ एक बफर, मतलब एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। लेकिन क्या अमेरिका और भारत के बीच कोई व्यापार समझौता होने की भी उम्मीद बची है टैरिफ के बाद? एक लेख बताता है कि टैरिफ बढ़ने के बाद बातचीत तो रुकी हुई थी, लेकिन अमेरिकी अदालत का वो फैसला जिसने ट्रंप के कुछ टैरिफ अवैध ठहराए, वो भारत के लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते ये फैसला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी टिक जाए। अच्छा, तो इससे बातचीत में भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत हो सकती है। हाँ, शायद। लेकिन दोनों देशों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपनी रेड लाइंस हैं, मतलब वो मुद्दे जिन पर वे झुकना नहीं चाहते। जैसे भारत की क्या चिंताएं हैं? लेख के मुताबिक भारत की चिंताएं हैं निर्यात का नुकसान, अपनी ऊर्जा सुरक्षा जिसके लिए रूसी तेल अहम है, अपने किसानों और छोटे उत्पादकों का बचाव, खासकर डेयरी और पोल्ट्री में। हाँ, ये हमेशा से रहे हैं मुद्दे। अपनी जेनेरिक दवा इंडस्ट्री की सुरक्षा और अपनी नीतियां तय करने की आज़ादी। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत अपने ऊंचे टैरिफ्स कम करे, अमेरिकी सामान को ज्यादा बाजार दे, खासकर खेती के उत्पादों को। टेक्नोलॉजी और सेवाओं में बौद्धिक संपदा IP की बेहतर सुरक्षा हो, डेटा के आने जाने पर कम रोक हो, भारत रूस से व्यापार कम करे, और वो H1B वीजा जैसे मुद्दे भी हैं। और ट्रंप ने तो भारत पर युद्ध से मुनाफा कमाने का आरोप भी लगाया था। हाँ, लेख में उसका भी जिक्र है। तो राह आसान तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, लेकिन चीन की बढ़ती ताकत को लेकर दोनों देशों की जो साझा चिंता है, वो शायद एक पुल का काम कर सकती है।
हाँ, तो क्या किसी छोटे-मोटे समझौते की उम्मीद है, मिनी डील जैसी? हाँ, एक मिनी डील की संभावना जताई गई है लेख में, जो शायद टेक्नोलॉजी, मिलकर हथियार बनाने, ऊर्जा और कुछ चुनिंदा सामानों पर केंद्रित हो। लेकिन खेती और आईपी जैसे मुद्दे? वो सबसे ज्यादा अटके रहेंगे ऐसा लगता है। लेख में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत की जो व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, उनका भी जिक्र है। शायद वो एक नमूना बन सकती हैं, लेकिन अमेरिका की मांगे, खासकर आईपी और रूस को लेकर, काफी अलग हैं। इसी व्यापार विवाद के संदर्भ में वो टैरिफ ट्विन्स वाला लेख एक और बात कहता है। क्या? उसका दावा है कि ट्रंप ने कथित तौर पर मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम का श्रेय ट्रंप को दें। अच्छा। लेख के अनुसार इस कोशिश से रिश्तों में खटास आई और भारत चीन के थोड़ा और करीब चला गया। ये उस लेख का अपना आकलन है, जाहिर है। और फिर एक और लेख है जो इस पूरी स्थिति को एक मजाकिया ट्रंप और मोदी रोम कॉम की तरह दिखाता है। हाँ, वो तो काफी मजेदार था। उसमें ट्रंप का पहले मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी की तस्वीर देखकर गुस्सा होना, फिर अचानक मोदी की तारीफों के पुल बांधना, शानदार इंसान, विनर। हाँ, और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का वो मजाकिया जवाब देना, टैरिफ को टेंगो में बदलना। बिल्कुल। और मोदी की शी से मुलाकात पर ट्रंप की टिप्पणी, सेल्फी नहीं ली, बोरिंग। फिर ट्रंप का सोशल मीडिया एक्स पर वो देर रात वाला पोस्ट, ज़ेलेंस्की, मोदी और पुतिन को टैग करके मोदी से कहना कि पुतिन के साथ मिलकर कुछ बड़ा करें। हाँ, वो भी था। और आखिर में ट्रंप का इसे अपनी विंडालू विक्ट्री कहना। विंडालू विक्ट्री क्यों? क्योंकि लेख के मुताबिक ट्रंप को लगा कि अगर टैरिफ अदालत में वैसे भी खत्म हो सकते हैं, तो इतने लोकप्रिय नेता मोदी से लड़ने का क्या फायदा। अच्छा। और साथ ही गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसे बड़े भारतीय मूल के सीईओज को नाराज करने का भी डर था। हाँ, ये तो जाहिर तौर पर स्थिति पर एक व्यंग्यात्मक नजरिया है। चलिए, अब आखिर में एक और गंभीर मुद्दे पर आते हैं जो इन लेखों में उभरा है। वो है अमेरिका से मेक्सिको जाने वाले हथियार। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक लेख इसे लोहे की नदी कहता है, जो मेक्सिको में ड्रग कार्टेल की हिंसा को और भड़का रही है। और आंकड़े वाकई गंभीर हैं। अमेरिका की एक एजेंसी है ATF। हाँ, अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स वाली। बिल्कुल। उनके मुताबिक मेक्सिको में अपराध स्थलों से बरामद होने वाले 70% से ज्यादा हथियार जिन्हें ट्रेस किया जा सकता है, वो अमेरिका से आए होते हैं। 70%? हाँ, और मेक्सिकन सरकार का अनुमान है कि हर साल करीब 2 लाख हथियार अमेरिका से तस्करी होकर मेक्सिको आते हैं। 2 लाख हथियार हर साल? जी, और ये अक्सर AR-15 और AK-47 जैसी मिलिट्री स्टाइल की खतरनाक राइफलें होती हैं। कई बार तो मेक्सिकन पुलिस और सेना के हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर। ऐसा क्यों है? मतलब मेक्सिको में हथियार मिलना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख बताता है कि मेक्सिको में बंदूक खरीदने के कानून बहुत सख्त हैं। पूरे देश में सिर्फ एक कानूनी दुकान है। सिर्फ एक? हाँ, जबकि सीमा पार अमेरिका के राज्यों जैसे टेक्सास और एरिजोना में कानून काफी ढीले हैं, और इसी का फायदा ये कार्टेल्स उठाते हैं। हाँ, लेकिन लेख थोड़ी सावधानी भी बरतता है। वो कहता है कि 90% हथियार अमेरिका से आते हैं, जैसे दावे शायद थोड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। हाँ, और वो बंदूक इंडस्ट्री के समूह NSSF जैसे आलोचकों का तर्क भी रखता है कि सारे हथियार अमेरिका से नहीं आते, और सिर्फ ट्रेस किए गए हथियारों पर ध्यान देने से अमेरिका की भूमिका ज्यादा दिखती है। लेकिन फिर भी अमेरिका की अपनी सरकारी एजेंसी GAO भी मानती है कि बरामद किए गए ज्यादातर ट्रेस होने लायक हथियार अमेरिका से ही आते हैं। हाँ, तो असलियत कहीं बीच में होगी, पर अमेरिका से हथियारों का जाना एक बड़ी समस्या तो है ही, और इन अमेरिकी हथियारों ने मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को बहुत ताकतवर बना दिया है। कितना ताकतवर? अमेरिकी सेना की नॉर्दर्न कमांड का अनुमान है कि ये कार्टेल मेक्सिको के करीब 30-35% इलाके को नियंत्रित करते हैं। 30 से 35%? जी, मेक्सिको ने तो अमेरिकी बंदूक बनाने वाली कंपनियों पर मुकदमा भी किया था। हाँ, सुना था मैंने। उसका क्या हुआ? 2025 में वो मुकदमा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। वजह था एक अमेरिकी कानून PLCAA, प्रोटेक्शन ऑफ लॉफुल कॉमर्स एंड आर्म्स एक्ट। ये कानून बंदूक निर्माताओं को काफी हद तक कानूनी मुकदमों से बचाता है। ओह, तो मेक्सिको की सरकार क्या करेगी? मेक्सिको की राष्ट्रपति शीनबाउम की सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानती है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए लगते हैं। यहाँ अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल भी चलता है ना? हाँ, बिल्कुल।
अमेरिका कहता है कि मेक्सिकन कार्टेल फेंटेनिल जैसी खतरनाक ड्रग्स भेजकर अमेरिका में मौतें फैला रहे हैं। सालाना 1 लाख से ज्यादा मौतें। 1 लाख? हाँ, वही मेक्सिको कहता है कि अमेरिका की ढीली बंदूक नीतियां उनके देश में हिंसा फैला रही हैं। लीक क्या कहता है इस पर? लेख दोनों तरफ की बातों में सच्चाई देखता है। अमेरिका में ड्रग्स की भारी मांग है और हथियार आसानी से मिलते हैं, तो वहीं मेक्सिको में भ्रष्टाचार और कमजोर सरकारी संस्थाएं भी इस समस्या को बढ़ाती हैं। और ये समस्या सिर्फ मेक्सिको तक ही सीमित नहीं है। लेख बताता है कि अमेरिकी हथियार दुनिया भर में संघर्ष वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये अमेरिका की बंदूक लॉबी की भूमिका पर भी सवाल उठाता है, NRA और NSSF। हाँ बिल्कुल, ये लॉबी अमेरिका के अंदर बंदूक कानूनों को सख्त होने से रोकती है, जैसे सभी खरीदारों की पृष्ठभूमि जांच या असॉल्ट हथियारों पर बैन। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और बंदूक बनाने वाले मुनाफा कमाते हैं पर जवाबदेही से बच जाते हैं। हाँ, अमेरिकी कानूनों की वजह से। तो लेख का निष्कर्ष क्या है आखिर में? वो कहता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय दोनों देशों को साझी जिम्मेदारी लेनी होगी। दुनिया पर पड़ता है और मेक्सिको को अपने यहाँ भ्रष्टाचार से लड़ना होगा और अपनी संस्थाओं को मजबूत करना होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता, ये लोहे की नदी बहती रहेगी और दोनों देशों के लिए खतरा बनी रहेगी। तो आज हमने बैरक फेस ब्लॉग के इन लेखों के जरिए कई बड़े और जैसा कि हमने देखा आपस में जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि कैसे अमेरिका अपने घर में बढ़ते चरमपंथ से जूझ रहा है, यूक्रेन युद्ध को लेकर कैसे अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। अमेरिका भारत व्यापार में तनाव और उसके पीछे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, हाँ और कैसे अमेरिकी बंदूकें सीमा पार मेक्सिको में अस्थिरता फैला रही हैं। हाँ, हमारी कोशिश थी कि इन लेखों में दिए गए तथ्यों, तर्कों और यहाँ तक कि वो जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां थी उनको भी सामने रखा जाए, ताकि एक पूरी तस्वीर उभर सके, कम से कम वैसी जैसी इन बैरक फेस के लेखों में दिखाई गई है। हाँ, हमने कोशिश की है कि जानकारी संतुलित रहे और जो जटिल बातें हैं उन्हें थोड़ा आसान बनाया जा सके। आज के इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जो इन सारे लेखों को एक साथ देखने पर शायद ज्यादा उभरता है। क्या सवाल? सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया के मंच पर नेताओं के आपसी रिश्ते, उनकी पसंद नापसंद और उनकी अपनी घरेलू मजबूरियां, जैसे अमेरिका में बंदूक लॉबी या भारत में घरेलू मांग पर फोकस, क्या ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों को ज्यादा प्रभावित करती हैं? अच्छा सवाल है। या फिर कहीं गहरी छुपी हुई व्यवस्थागत ताकतें हैं, जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था या हथियार उद्योग, जो इन घटनाओं की असली चालक हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सतह पर जो दिख रहा है क्या वही सब कुछ है या जड़ें कहीं और गहरी हैं। बिल्कुल। तो इसी सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।